हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए CHSL के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत हेल्प करेंगे आपको। आप ईमानदारी से देखिएगा, कुछ जीके के क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि दोस्तों किस तरीके से CHSL के क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। तो ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ज़रूर देखिएगा अच्छे से। और आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, कुछ सीख कर जाना भाई, टाइम पास मत करना, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आया था मॉक में और इसको देखो क्या हुआ है इसमें। विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि अशोका का लास्ट बैटल कौन सा था दोस्तों, सबसे आखिरी फाइट कौन सी थी। तो अशोक की सबसे लास्ट लड़ाई थी बैटल ऑफ कलिंगा। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि भैया बैटल ऑफ कलिंगा जब हुआ था उसके बाद भैया इतनी मारकाट मच गई थी, अशोक ने इतना खून बहा दिया था कि उसको खुद को बुरा लगने लगा था अशोक को कि यार क्या है यार ये ज़िंदगी में, क्या मार रहे हैं, किसी को मार रहे, काट रहे, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। बहुत मतलब दुखी हुआ था फिर वो। तो इस बैटल के बाद, बैटल ऑफ कलिंगा के बाद अशोक ने बिल्कुल फाइट करना बंद कर दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को किसके अंडर? उपगुप्ता के अंदर। एक उपगुप्ता नाम का बंदा था, उपगुप्ता, बिल्कुल आता है ये क्वेश्चन कि किसके अंडर, किसके संरक्षण में बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया था। जैसे आप कोचिंग जाते हो ना, किसी सर के नीचे कोई सर पढ़ाते होंगे, उनकी क्लास में जाते हो, तो इस तरीके से उपगुप्ता एक बंदा था जो बौद्ध के बारे में जानता था, उन एक चैंपियन था कोई। तो बुद्ध धर्म इनके अंडर में अपने अशोक ने अपना लिया था। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि अशोक के बारे में आपको मैक्सिमम चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि बैटल ऑफ कलिंगा कब हुआ था, तो 261 BC में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 261 BC में। इंपॉर्टेंट बात है, मैंने एक शानदार पार्ट बना दिया दोस्तों, लिंक डल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप कहेंगे कि अशोक मेरा टॉपिक क्लियर हो गया है। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो मैं धूम मचा दूंगा, इस तरीके की फीलिंग आएगी। तो ज़रूर देखिएगा इफ़ यू रियली वॉन्ट ग्रोथ इन योर करियर। ओके, चलो भाई, ये देखो एक इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था। सिंपल ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है, बिल्कुल स्टैटिक है। ये हुआ दोस्तों 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। 1757 बिल्कुल याद रखिएगा कि भैया 1700 की बात है, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। चलो दोस्तों, अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कौन कितना बड़ा चैंपियन है, कौन कितना टैलेंटेड है। बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था, कौन जीत गया था, कौन हार गया था। कोई है योद्धा, कोई है चैंपियन जो आंसर दे सकता है? आई वुड लव टू सी हिज और हर कमेंट। दोस्तों मैं आंसर देखना चाहता हूँ। अगर आप सिंसियर पढ़ते होंगे तो आंसर देने की हिम्मत भी रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी ग्रोथ हो, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, क्योंकि लिखने से ब्रेन में वायरिंग हो जाती है, इसलिए आप लिखिएगा। चलो भाई, ये पता हुआ बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये हुआ था फर्स्ट। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी बता देता हूँ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया था अपना, बाबर जीत गया था। दूसरा हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, अकबर ने हेमू को हरा दिया था भाई। तो याद रखिएगा, ये बाबर अकबर यही लोग जीत रहे हैं हमेशा। तो पहला हुआ था बाबर के साथ, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। दूसरा हुआ था अकबर और हेमू का, जिसमें अकबर जीत गया था, हेमू हार गया था। ओके, ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, जब जाके आपका लेवल अच्छा होगा आप धूम मचा देंगे। देखो एक क्वेश्चन ये भी आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। बड़ा सिंपल, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है कि भैया रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं। क्या आपको पता है मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं? क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि मार्स प्लैनेट के अंदर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको रेड बोलते हैं। और बहुत सारी गैसेस भी हैं उसमें, तो वो बिल्कुल रेडिश दिखता है। ओके, तो आप जाकर फोटो देखना अभी गूगल पे कि भैया मार्स की फ़ोटो कैसी है, तो आपको वो रेडिश दिखेगा, इसलिए उसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। तो भैया इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से रेड प्लैनेट आ गया तो बाकी प्लैनेट से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सुनते जाओ, बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये अपना सूरज है, एक पहले ट्रिक सुन लो फिर बताता हूँ मैं आपको। अपना एक ये सूरज दादा है, ट्रिक है मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल जैक्सन। तो जैक्सन का अपन ने ये सन लिख लिया, SUN। अब देखो भाई बिल्कुल सीक्वेंस में है ये अपना भैया, अपना सूरज दादा है। सबसे पहले पास में कौन है? मरकरी, फिर वीनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस, N से नेपट्यून। अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जामिनर, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, गारंटी गौरव तिलथिया की इस बात की। सन के सबसे पास में कौन है? तो मरकरी है। सन के सबसे स्पीड में रिवॉल्यूशन कौन करता है, चक्कर कौन लगाता है? तो भाई मरकरी सन के सबसे पास में है, तो सबसे स्पीड में चक्कर यही लगाएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि भैया आपने सूरज दादा के सबसे देर में चक्कर कौन लगाता है। आप खुद देखो भैया, नेपट्यून सबसे खोपचे में है, आखिरी में कोने में बेचारा गरीब, तो बड़ी देर में आता होगा घूम घूम के, इसलिए नेपट्यून आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ढीला आदमी है, बिल्कुल धीरे धीरे आता है, घूमता है। क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछेगा
कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा भैया इतने के इतने सारे प्लैनेट में, तो सबसे बड़ा प्लैनेट जो दोस्तों जुपिटर है, जे से जुपिटर। ओके, वो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, सबसे बड़ा सैटेलाइट, तो दोस्तों जुपिटर का ही ये सैटेलाइट, उसका नाम है, जुपिटर के सैटेलाइट का नाम क्या है, गैनीमेड, GANYMEDE। गैनीमेड इज़ द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, है ना, और जुपिटर में ही सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे नंबर ऑफ सैटेलाइट कौन से प्लैनेट में है, जुपिटर में है। एक और क्वेश्चन आता है कि अर्थ की जुड़वा बहन किसको बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं, क्योंकि अर्थ का जो मास और उसका जो साइज़ है ना, वीनस का भी ऑलमोस्ट वही मास और साइज़ है, इसलिए वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है। वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप अगर बढ़िया से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से भैया रात में और सुबह सुबह देखोगे ना, तो आपको वीनस प्लैनेट दिख जाएगा, इसलिए उसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि भैया डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा, सबसे डेंस प्लैनेट कौन सा है, वो अपना अर्थ है। अर्थ में बहुत ज़्यादा मतलब भरी भरी चीज़ें हैं, पेड़ पहाड़ झरना पानी कितना कुछ है, इसलिए उसको डेंसेस्ट प्लैनेट वो बोलते हैं, डेंस प्लैनेट। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एग्जाम में पूछता है कि भैया ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, वो भी अपने अर्थ को बोलते हैं, क्योंकि अर्थ अपना बिल्कुल नीला दिखता है, क्योंकि बहुत पानी पानी है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन बताता हूँ वर्ल्ड क्लास, वो पूछ लेगा कि भैया मार्स के दो उसके नाम बताओ, किसके, मार्स के 2 सैटेलाइट का नाम बताओ। तो एक है फोबोस और डीमोस, जो देखो आगे लिखा हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा। इस तरीके से मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप आपको पसंद आई होगी। और मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें सारे प्लैनेट्स के बारे में प्रॉपर बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। गौरव तिलथिया का वादा है, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ओके, ज़रूर जाके देखिएगा, इतना कुछ सीखने को मिला दोस्तों। अब देखो भाई, की पॉइंट्स ध्यान रखो। मार्स के बारे में बात चल रही है। इट इज़ रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। दोस्तों आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस होती है उसके सरफेस पर मार्स के, इसलिए वो रेड रेड दिखता है। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, बिल्कुल पढ़ने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद टाइम निकाल के, एक मूवी है द मार्शियन, MARTIAN, मैं कई बार बता चुका हूँ, ज़रूर देखिएगा, आप खुश हो जाओगे। आपकी लाइफ में एक फेवरेट मूवी में से ये वाली मूवी ऐड हो जाएगी और आप कहोगे गौरव ने सही चीज़ बताई थी भाई। तो ज़रूर देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा। मार्स के बारे में हॉलीवुड की मूवी, वर्ल्ड क्लास मूवी, ज़रूर देखिएगा। दिल खुश ना हो जाए तो कमेंट करके बोल देना कि आप झूठ बोल रहे, तो मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, गारंटी। आगे देखो, इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स। कौन कौन सैटेलाइट से मार के, एक फोबोस और डीमोस। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि भाई ये मार्स के 2 सैटेलाइट का नाम बताओ। वो एग्जामिनर लिख के दे देगा फोबोस, और दुनिया भर के 3 गंदे गंदे नाम लिख के दे देगा, बोलेगा इसमें से मार्स का कौन सा सैटेलाइट है, तो आपको पता होना चाहिए फोबोस। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है डीमोस करके, तो डीमोस और फोबोस 2 हैं भाई। मोज करके याद रखें, जैसे मोमोज बोलते हैं भैया, तो मोमोज खाने जा रहे हैं, तो मोज वाले दोनों हैं, फोबोस और डीमोस, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और मैंने बताया आपको कि देखो इसमें क्या लिखा, वाइल द प्लैनेट वीनस इज कॉल्ड डॉन स्टार और इवनिंग स्टार। डॉन मतलब सुबह सुबह, तो मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, और इवनिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि अपने वीनस को अगर आप बढ़िया से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देखोगे भाई, तो आपको ये प्लैनेट दिखेगा। लट्टे चाप वाला 15 रुपया वाला लेके मत जाने, बचपन में देखते थे ना फोटो को अपने घुमा के, उसमें नहीं दिखेगा। अच्छा वाला महंगा वाला 5, 10, 15 हज़ार का लेके आओगे ना, जब दिखेगा, है ना। नकली वाले में देखोगे क्या, हमें तो कुछ दिखा ही नहीं रहा, फिर कहोगे यार गौरव गलत बोल रहा था। ऐसा नहीं है, ज़रूर देखेगा, अच्छे से देखना। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन ये भी आया है, ऑन विच रिवर माता टीला डैम बिल्ट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये गलत मत कर देना, मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप, और बहुत बड़ी गंदी बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं ये। सीधा सीधा डैम पूछा है, इतना नहीं पता तो फिर क्या है, तो पता होना चाहिए। माता टीला डैम कहाँ है दोस्तों, ये बेतवा नदी पे है। कहाँ है, बेतवा नदी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल तरीके से इसको याद रखना। मैंने काफ़ी डैम्स और नेशनल पार्क सब कुछ प्रॉपर पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स सारे वीडियो कवर करे हैं, आप एकदम खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे अब जाके वर्ल्ड क्लास चैनल मिला भाई, अब जाके खुश हो जाएंगे आप, ज़रूर देखिएगा, है ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखो भाई, हाँ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये नर्मदा और तापी से, सिर्फ नर्मदा और तापी सिर्फ ऐसी 2 नदी दोस्तों जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि कौन सी वो नदियाँ हैं जो अपने ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, तो सिर्फ वो 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार छप चुका है और छपेगा। ये देखो थोड़ा सा पढ़ो भाई, है ना, इंपॉर्टेंट बात है ये कि उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से हैं। पहला है एक धनरोल डैम, है ना, धनरोल डैम, इसको एक बार पढ़ो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला रेहन डैम और राजघाट डैम, 2 इंपॉर्टेंट, बाकी एक बार पढ़ लो, धनरोल डैम, धुरवाड़ा डैम, परिचा डैम, बस। और लास्ट के 2 याद रखो, राजघाट डैम और रेहन डैम। तो मैंने फिर से कहूँगा दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे बोलने के तरीके से आपको लग रहा होगा, एक्सप्रेस करने के तरीके से लग रहा होगा कि जस्ट आई वांट टू हेल्प यू। तो मैंने डैम से रिलेटेड ऑसम वीडियो बनाया विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। एक बार में अगर खुश ना हो जाओ, चेहरे पे स्माइल ना जाए, तो बोल देना गौरव सर यू आर
लाइंग, मैं झूठ बोल रहा था, ऐसा बोल देना। मैं गारंटी लेता हूँ आप खुश हो जाएंगे। सारे के सारे डैम याद नहीं हुए तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में बात करना भाई कि याद नहीं हुए, गारंटी है, बिल्कुल जाके देखना, है ना। बहुत मेहनत से पढ़ा है मैंने, तो आपको बहुत पसंद आएगा। एक और चीज़ देखो, द सरदार सरोवर डैम इज़ बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए कि भैया अपने नर्मदा नदी पे ही ये सरदार सरोवर डैम अपना बना हुआ है। ओके, है ना। अब जो सरदार सरोवर डैम कहाँ बना हुआ है दोस्तों, ये पता है, ये गुजरात में बना हुआ आपने। ये सरदार सरोवर, वो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी कहाँ बनी दोस्तों, गुजरात में बनी है, वो भी नर्मदा नदी के किनारे बनी है। तो यहीं से वो क्वेश्चन आया है कि सरदार सरोवर डैम कहाँ बिल्ट हुआ है, किस नदी पे, तो नर्मदा नदी, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। एक आया है कि द उकाई डैम इज़ बिल्ट ऑन ताप्ती रिवर, उकाई डैम, तो ये भी बहुत सिंपल, बहुत अच्छे से, मैंने फिर से मैं बहुत बार बार बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। डैम वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, कौन सी रिवर पर कौन सा डैम है सब पता चल जाएगा, जाके ज़रूर देखिएगा, है ना। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इफ़ यू रियली वांट ग्रोथ। ओके, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला ये भी आता है दोस्तों, पॉलिटी से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो पॉलिटी का टॉपिक कवर होने चाहिए। देखो, हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिइलेक्टेड। कुल मिलाकर क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट कितनी बार, मतलब अपने प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ा हो सकता है। समझ में आया, प्रेसिडेंट कितनी बार खड़ा हो सकता है, तो प्रेसिडेंट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार चाहे उतनी बार, मतलब अनगिनत बार खड़ा हो सकता है। प्रेसिडेंट का ऐसा नहीं है कि वो 5 साल बाद खड़ा ही नहीं हो सकता, 3 साल बाद नहीं हो सकता, वो कितनी बार, जब तक वो जिंदा है, जब तक जितनी बार मन हो उतनी बार खड़ा हो सकता है। ये वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन है। अब देखो प्रेसिडेंट के बारे में जान लो, क्योंकि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आ गया है, तो दूसरा भी आ सकता है। ये देखो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ध्यान से पढ़ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एन इंडिविजुअल कैन बी इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनली एनी नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर ही फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर भैया संविधान के हिसाब से सारी कंडीशन को फुलफिल बंदा कर रहा है, तो वो कितनी भी बार खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंट बनने के लिए। दूसरा पॉइंट, इन ऑर्डर टू बी क्वालिफाइड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 58, ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 58 में क्या बताया है, तो उसमें यही बताया है कि भैया किस तरीके से बंदा इलेक्ट हो सकता है, कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन द प्रिंसिपल्स रिक्वायरमेंट विच मस्ट बी फुलफिल्ड। आर्टिकल 58 बोल रहा है कि भैया इतनी बातें फुलफिल होनी चाहिए, जब जाके बंदा मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम खड़ा हो सकता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन आता है। प्रेसिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात यह है कि भैया जो भी प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ा हो रहा है वो अपने देश का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप दौड़ लगा के आगा और कहने लगा भैया हम प्रेसिडेंट बनेंगे भारत के, अरे हलवा चल रहा है, हलवा बट रहा है क्या, ऐसा नहीं होता। भारत के जो नागरिक हैं वही खड़े हो सकते हैं, मतलब आप खड़े हो सकते हो, मैं खड़ा हो सकता हूँ, अगर हम सब 35 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं तब। देखो सेकंड पॉइंट वही है। और भैया 35 साल का खिलाड़ी होना चाहिए, 35 साल का हो या 35 से ज़्यादा का हो, 36 का 37 का, लेकिन 35 से ऊपर ही होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे कम एज कौन सी चाहिए भैया, तो 35 साल। बिल्कुल ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है कि भैया लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कितनी एज चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगी। अगर भैया सच में सिंसियर हो, पढ़ने के लिए कुछ धूम मचाना है, मेहनत करना है, तो ज़रूर जाकर देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। गौरव तिलतिया का चैलेंज विद ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट, है ना, ज़रूर देखिएगा। सिटीजन होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, और भैया लोकसभा के मेंबर बनने की औकात होनी चाहिए भाई की। शुद्ध हिंदी में ये बता रहा हूँ, एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा बनने का मेंबर, मतलब लोकसभा के मेंबर बनने के लायक होना चाहिए वो, तब जाकर प्रेसिडेंट बन सकता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के ये दे सकता है कि भैया प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या वो राज्यसभा के मेंबर के बराबर होना चाहिए, तो आप बता दोगे कि गलत है ये बात, भैया हमने तो लोकसभा का पढ़ा है, लोकसभा के मेंबर के बराबर एलिजिबल होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसलिए मास्टरी प्रॉपर होनी चाहिए। मैं आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आप समझ पाएँ, और आप बुक खोल के देख लेना, बिल्कुल यही की लाइन मिलेंगी दोस्तों, बिल्कुल डिट्टो, अच्छे से पढ़ना। A person shall not be entitled to be elected as president if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state or under any local or authority within the jurisdiction of any of those government। कुल मिलाकर यह है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आदमी ऐसा नहीं है कि तुम बड़ी एसएससी की पोस्ट लेकर बैठे हो, एसएससी जेल में इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर बैठे हो और सोच रहे हो हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं कर सकते, या गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट दिए हैं किसी को, उसके नीचे भी आप काम नहीं कर सकते। मतलब गवर्नमेंट की जो जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं ना, प्राइवेट वाले भी, उसके नीचे भी आप कहीं का हेड बनकर नहीं बैठ सकते। कुल मिला के ये है कि आप कहीं की जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें ये बात बताइए, तब जाकर प्रेसिडेंट बन सकता है वो, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखो भाई, एक क्वेश्चन ये भी आया है, हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्ट्स द ओथ ऑफ द ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भैया जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई बनेगा, जब प्रेसिडेंट बनेगा, जैसे अपने रामनाथ कोविंद जब प्रेसिडेंट बने थे, तब उनको शपथ किसने दिलाई होगी, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप खुद समझ रहे होंगे।
तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है ना दोस्तों, अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही अपना शपथ दिलाता है कौन को, प्रेसिडेंट को। एक बार फिर से, प्रेसिडेंट जब कोई बनता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है, तो अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाता है। आगे देखो, अब आगे देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। गौरव तिलथिया का चैलेंज है, बहुत हेल्प करना चाहता हूँ दोस्तों मैं। हमारा वीडियो मतलब बड़ा नॉर्मल है, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, लेकिन आई बिलीव कि हमारा कंटेंट वर्ल्ड क्लास है। मेरी सिस्टर भी शानदार तरीके से पढ़ाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। आप जाकर प्लेलिस्ट पर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है। जीके की प्लेलिस्ट अलग, जियोग्राफी के अलग है, हिस्ट्री के अलग है, बायोलॉजी के अलग है, मेरी बहन ने जो पढ़ा है वो अलग है, इंग्लिश का अलग है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग है, इडियम एंड फ्रेजेस सब कुछ अलग है। प्रॉपर जाकर देखो और इंप्रूव करो लाइफ में, है ना, ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए देखो भाई, क्या है आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में क्या बताया है, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया आर्टिकल 60 में क्या होता है, वो एग्जाम में लिख के दे देगा कि प्रेसिडेंट की शपथ है, वाइस प्रेसिडेंट की है, लोकसभा के स्पीकर की है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 60 में क्या बात हुई है, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किस तरीके से शपथ लेगा उस बारे में बात हुई है। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बार बार रिपीटेशन करिए, ध्यान रहेगा। दूसरी बात, द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह बोला दोस्तों कि प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएगा अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, बेचारे की तबीयत खराब है, बेचारे के पेट में दर्द है, घर में सो रहा है बेचारा, है ना, चद्दर ओढ़ के, या कहीं घूमने गया है, कहीं मतलब देश विदेश गया कुछ बात करने के लिए, तो इसकी एब्सेंस में फिर कौन आएगा भैया शपथ दिलाने, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो फिर कौन शपथ दिलाएगा प्रेसिडेंट को, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसको भी ध्यान रखना, बार बार रिवीजन करके ध्यान रखना, वीडियो को 2 की स्पीड में फिर से देखना, समझ में आएगी पूरी कहानी। और क्या है, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, ये वर्ल्ड क्लास चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में आजकल क्या हो रहा है, एग्जामिनर स्टेटमेंट लिख के दे देता है और बताएगा ये स्टेटमेंट प्रेसिडेंट के बारे में सही है गलत। आपको अगर पता है पूरी इन्फॉर्मेशन तो आप सही कर दोगे, वरना गलत हो जाएगा। तो आप सुनो ध्यान से, कहानी क्या है। प्रेसिडेंट बनने के लिए भैया कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मान लो जैसे रहता है ना कि भैया दूल्हा जो बन गया तो उसकी शादी कौन कौन अटेंड करेगा, समझ रहे हो, दूल्हा तो घोड़े पे चढ़ गया तो उसकी शादी कौन कौन अटेंड करेगा। तो अब देखो कहानी ऐसी है कि प्रेसिडेंट जब कोई बनेगा तो कौन कौन उसको वोट करेंगे, बात यहाँ है। तो पहला पॉइंट है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के खिलाड़ी भैया वोट देंगे प्रेसिडेंट को नियुक्त करने में। जब प्रेसिडेंट कोई बनेगा ना, हाँ भैया इसको बना दो, रामनाथ कोविंद को बना दो प्रेसिडेंट, तो वोटिंग कौन करेगा, लोकसभा के खिलाड़ी भी करेंगे, राज्यसभा के खिलाड़ी भी वोटिंग करेंगे, ध्यान रखिएगा, भूलना मत। दूसरा पॉइंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जितनी भी अपने 28 स्टेट हैं दोस्तों, 28 स्टेट में जितनी भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली ना, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे खिलाड़ी भी वोट करेंगे। बात यह है, एक बार फिर से, 28 के 28 स्टेट हैं, उसमें जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में, वहाँ के खिलाड़ी भी वोट करेंगे, जिनको अपन बनाते हैं ना छोटे मोटे जो बीजेपी पे खड़े होते हैं अपने अपने एरिया से, वो जो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर बैठते हैं वो लोग, तो वो लोग भी वोट करेंगे प्रेसिडेंट को नियुक्त करने में। समझ में आया, थोड़ा विजुलाइज करना, बिल्कुल समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना लोग यहाँ बहुत कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, नाउ पुडुचेरी है ना, तो दिल्ली एंड पौंडीचेरी बोल रहे हैं, जिसको पुडुचेरी बोलते हैं अब। और एक और बात यह है कि भैया लेजिस्लेटिव असेंबली और कौन कौन की, जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी तो भैया अपनी 7-8 हैं, लेकिन सिर्फ 2, दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ के खिलाड़ी भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में पार्टिसिपेट करेंगे, वोट करेंगे। एक बार फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के खिलाड़ी आएंगे भाई मैदान में कि भैया हम वोट देंगे। दूसरे नंबर पे आएंगे कौन, अपने लेजिस्लेटिव असेंबली, अपने जितने भी पूरे राज्य हैं उनमें जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वहाँ के खिलाड़ी भी, लेजिस्लेटिव असेंबली के खिलाड़ी भी आएंगे वोट करने के लिए। तीसरा ये है कि डीपी याद रखो, डीपी है ना, दिल्ली पुलिस याद रखते हैं ना, तो अपना दिल्ली और पुडुचेरी के खिलाड़ी भी वोट करेंगे। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, एग्जामिनर पूछता है कि इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दिल्ली और पुडुचेरी के खिलाड़ी होते हैं कि नहीं, तो आपको पता है भैया बिल्कुल होते हैं। अगर स्टेटमेंट में उन्होंने मना किया तो गलत कर देना उसको कि आप गलत बोल रहे हो सर, समझ में आया। तो डीपी के लोग भी होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली सारे स्टेट के वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लोकसभा प्लस राज्यसभा के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। ये क्वेश्चन वर्ल्ड क्लास से ज़रूर ध्यान रखिएगा, और बुक पढ़ना, बिल्कुल गौरव की बात याद आएगी कि क्या पढ़ाया है, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, शानदार। एक और चीज़ सुनो, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में जान लो भैया कि ये नंगा भूखा आदमी है, बिल्कुल ऐसा धुर्रा तो नहीं गाँव का, उसको कुछ पढ़ा लिखा है भी कि नहीं वो देख लो भाई, इसमें ये बताया है।
अंडर आर्टिकल 58 में बात है ये क्वालिफिकेशन की। पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। कौन कौन सी भाई देखो, ये है पहला, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने वही बोला कि इंडिया का नागरिक होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। दूसरा 35 साल की एज होनी चाहिए या 35 से ज़्यादा होनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के मेंबर बनने के लायक होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब वही कहीं के भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं है कि BHEL के जहाँ के उधर हेड बन के भैया बढ़िया खा पी रहे हैं, है ना, समोसा कचौड़ी, और BHEL में हेड बन के बैठे हैं। प्रेसिडेंट कहीं का भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कहीं का भी ऑफिस को नहीं संभाल सकता, ना वो MPPSC का पेपर देकर कहीं का DSP बन के बैठ सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता वो। कुल मिला के ये है कि मतलब ऐसे ही नॉर्मल रहेगा वो, और उसको कोई अच्छा काम करता है वो तो उसको नॉमिनेट करा जाएगा कि हाँ भैया इसको ले लो, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट के बारे में एक और बात जान लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। द प्रेसिडेंट कंडक्ट्स द ओथ ऑफ द ऑफिस फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या बात है, देखो भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, जैसे अपने नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने होंगे, ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर बने होंगे तो प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर बने होंगे तब नरेंद्र मोदी को शपथ किसने दिलाई होगी, तो क्वेश्चन ये आएगा, तो भैया अपने प्रेसिडेंट ने शपथ दिलाई होगी। उस टाइम पर अपने क्या पता रामनाथ कोविंद थे या और थे, कोई बताइएगा। सीधी बात यह है कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब बनेगा तो उसको शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट साहब आएंगे शपथ दिलाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर पर बोलेगा हाँ भैया मैं इस भारत का नागरिक हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ, अब मैं खूब अच्छा काम करूँगा, ये करूँगा, जॉब दूंगा, वो दूंगा, दुनिया भर के काम करूँगा, वादा करता ना, जो कि नरेंद्र मोदी ने किया होगा, लेकिन जॉब मिल नहीं रही है, लेकिन वादा करते हैं। तो ओथ एंड अफर्मेशन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, करवाता कौन है, प्रेसिडेंट करवाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा छप सकता है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन और ऐसा नॉलेज चाहिए जब आप धूम मचाओगे आप। दूसरा क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो भाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक पोस्ट होती है बहुत ही शानदार, है ना, एक बढ़िया सी लॉ वाली एक पोस्ट होती है, पावरफुल। ये आर्टिकल 76 में आती है पहली बात। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, एग्जामिनर ये पूछेगा कि आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू, वो लिख के दे देगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा का स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली, अटॉर्नी जनरल। तो आपको पता होना चाहिए अटॉर्नी जनरल से होती है भैया आर्टिकल 76, ऐसे याद रखना पड़ेगा। अब देखो, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है भैया, अपने रामनाथ कोविंद, बोले तो प्रेसिडेंट, अपने प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको, अटॉर्नी जनरल को। अब मेरी ध्यान से बात सुनो कि प्रेसिडेंट और किस किस को अपॉइंट कर सकता है, जितना मुझे पता वो उतना बता दे रहा हूँ मैं अभी। प्रेसिडेंट अपना सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इनको अपॉइंट करता है। क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 के तहत आता है। वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट, तो एक तरह रट लेना। आर्टिकल 148 में क्या के बारे में बात करी गई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अपने देश का, अपने दिल्ली का और अपने सारे राज्यों का लेखा जोखा रखता है कि भैया कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पुल नदी नाले सब बढ़ रहे हैं, प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं, क्या उसी को बोलते हैं। इसको अपॉइंट करता है। और कौन करता है, अपने जितने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट यही करता है। और अपने जो UPSC के चेयरमैन वगैरह हैं, UPSC के खिलाड़ी हैं, उनको भी कौन अपॉइंट करता है, अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। काफ़ी कुछ अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, मैं डाल दूंगा, आप जाके देखिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट और किन किन को अपॉइंट करता है। ओके, अभी के लिए क्या है, अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है दोस्तों, अपना प्रेसिडेंट करता है, बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना मत। तीसरा पॉइंट लास्ट आई थिंक ये, द प्रेसिडेंट कंडक्ट्स द ओथ एंड ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये भी एक क्वेश्चन आ गया कि जब भैया प्रेसिडेंट तो अपना ठीक है, जब कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो भैया वाइस प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाएगा, कौन, आपके पापा, बड़े पापा, चाचा, कौन जाएंगे दिलाने के लिए ओथ, तो कोई नहीं जाएगा, प्रेसिडेंट फिर आएगा भैया ओथ दिलाने के लिए कि वाइस प्रेसिडेंट कोई बना। जैसे अभी अपने वेंकैया नायडू है, तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वेंकैया नायडू को ओथ किसने दिलाई होगी, अपने रामनाथ कोविंद ने। ओके, बिल्कुल ऐसे विजुअलाइज करना, याद करना, भूलना मत। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं भाई कहीं से भी, और आप धूम मचा दोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो दोस्तों बस इतना ही पढ़ाना था, मैं बार बार रिवीजन नहीं करवाऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। 2 की स्पीड में एक बार फिर से देखना, आपको पूरा समझ में आएगा कि गौरव तिलथिया ने क्या बताना चाहने की कोशिश करी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन यू मस्ट कमेंट भाई, कमेंट करके ज़रूर बता दो कि वीडियो कैसा लगा, मेरी पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको समझ में आया कि नहीं। अपने दिल की बात बोल दो, तब जाकर मुझे पता चलता है कि भैया आपको कैसा लगा, आपको और कौन सा वीडियो चाहिए वो बताइए, मैं बताने की बिल्कुल कोशिश करूँगा, है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको पसंद आया कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर अपने दिल की बात बता दे दोस्तों। शेयर एक बंदे को कर दो जिसकी आप केयर करते हो, क्योंकि दोस्तों शेयर करना इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप शेयर करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो होने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो दोस्तों, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर कर दीजिए एक बंदे को जिसकी आप केयर करते हैं। ओके, और क्या दोस्तों, अगर किसी को लगता है भाई शानदार पढ़ा है, PDF चाहिए है, तो मैं PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम के उस पर लिंक पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ काफ़ी वीडियोज़ अपलोड होते हैं जहाँ आपकी ग्रोथ होगी हर दिन थोड़ी थोड़ी।
और सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि शानदार अगर वीडियो चाहिए विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स और ऑसम एक्सप्लेनेशन तो जाके ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर लो, घंटी वंटी बजा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि 350 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, मतलब विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो आप एकदम खुश हो जाएंगे, कहीं का भी वीडियो देख लेंगे चेहरे पे आ जाएगी स्माइल और आप कहेंगे कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं सीखने में बिलीव करता हूं दोस्तों, रटने पे नहीं, मतलब सीखो बिल्कुल अच्छे थोड़ा थोड़ा करके। चलो भाई इतना ही बताना था, आपकी हेल्प करने के लिए कुछ वीडियोस डाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। अगर लगता है कि गौरव में दम है कि नहीं तो भैया उसके वीडियो 2-3 देख लेना और जज कर लेना कि बंदा कैसा पढ़ाता है। अगर अच्छा पढ़ाता है तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं पढ़ाता तो डिसलाइक कर देना और 2-4 गाली वाली वक्त निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और रिवीजन इज द की दोस्तों, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जिस बंदे ने बार बार रिवीजन किया है, 5-6 घंटे हर दिन पढ़ाई करी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जिसमें उसका सिलेक्शन ना हो, सिलेक्शन होगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम एंड नेवर एवर गिव अप। लेकिन 5 से 6 घंटे हर दिन मेहनत करो भाई, दिल पर हाथ रख के बोलो क्या मैं 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करता हूँ। अगर करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं करते हो तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि योद्धा बैठे हैं 8-8 घंटे पढ़ते हैं, जिस दिन आपसे टकराएंगे वो जीत जाएंगे, क्योंकि वो चैंपियन है, बहुत मेहनत करते हैं। आप नहीं कर रहे हो तो अगर उनको हराना है तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, बस इतना बोलूँगा मैं, है ना। और खुशी से करो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ज़रूर देखना। चलो थैंक यू सो मच, नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर एंड take care of your parents. That's the most important thing in this world, I think. Okay, chalo bye.